हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो जून 2025 में होने जा रहा है। इसमें जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है इसका जो पेपर 2 है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 12th लेक्चर वीडियो है। 11 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस सीरीज में। ठीक है, तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, आपको जो सिलेबस दिया गया है वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं। आप आपके लिए एक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूं जिसमें मैंने डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है। मैनेजमेंट अगर सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं या कॉमर्स से भी अगर आप दे रहे हैं नेट का एग्जाम, तो मैंने सिलेबस पे सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है। एंड इसका जो सिलेबस है उसका अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। एक बार ये देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे आज की तारीख तक अपलोडेड है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं, इसकी हेल्प से पढ़ सकते हैं। नोट्स वगैरह एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, राइट। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस ऑलरेडी करा रही हूँ। ठीक। और एक बात और है, लेक्चर यूजफुल लगे तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अपना लेक्चर आज का शुरू करूं। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये आया हुआ है जनवरी 2017। एक बात है, मैं 2017-18 से लेके 2024 के क्वेश्चन जो है वो इस सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, राइट। तो चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, अच्छा रैंडमली मैंने उठाया क्वेश्चन पेपर से, रैंडमली मैंने यूनिट वाइज उठाए हैं। तो जनवरी 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इन अ मार्केट इकोनॉमी व्हेन कंज्यूमर influence the allocation of resource through their demand for product, it is popularly called as what। यानी मार्केट इकोनॉमी में जब कंज्यूमर रिसोर्सेस को एलोकेट करता है फॉर देयर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट की डिमांड करेगा मार्केट में, और इसके बेसिस पे जब रिसोर्सेस एलोकेट होते हैं मार्केट में तो इसको क्या कहा जाता है। क्या इसको कल्चरल डायनेमिक्स कहा जाता है, इसको कस्टमर साइकोलॉजी कहा जाता है, या कंज्यूमर सोवेजनिटी कहा जाता है, या इसको प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन कहा जाता है। जब कस्टमर की डिमांड के बेसिस पे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ठीक है, रिसोर्सेज का एलोकेशन कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हो, कस्टमर के परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग हो, तो इसको क्या कहा जाता है इन चारों में से। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बात और है कि मैं इन चारों टर्म का आपको मतलब बता देती हूँ, तो देखिएगा आप खुद ही बता देंगे कि इसमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, तो देखते हैं पहला, कल्चरल डायनेमिक्स। कल्चरल डायनेमिक्स क्या होता है। देखिए कल्चर मतलब, कल्चर या कल्चरल क्या है, हमारे जिस भी कंट्री की अगर बात करें, इंडिया का जो वैल्यूज है, इंडिया के जो बिलीफ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कल्चर। ये देखिए मैं लिखा है कल्चरल डायनेमिक्स, मतलब जो कल्चरल, किसी भी कल्चर का जो बिलीफ है, जो वैल्यूज है, जो एक्टिविटी है, उसमें जो भी इंटरेक्शन हो रहा है। डायनेमिक्स मतलब जो भी कल्चर में जो चेंज आ रहा है, जो भी इंटरेक्शन हो रहा है कल्चर का, जिससे क्या हो रहा है, मार्केट पे असर पड़ रहा है, ठीक है, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस पे असर पड़ रहा है, ये आता है कल्चरल डायनेमिक्स में। मतलब कल्चर में डायनेमिक आ रहा है, चेंज आ रहा है, कल्चर में इंटरेक्शन हो रहा है, तो दिस इज कल्चरल डायनेमिक्स। तो इसकी बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है, तो यानी ये तो आंसर है नहीं। अगला क्या है, कस्टमर साइकोलॉजी। कस्टमर साइकोलॉजी मतलब हमारा जो मेंटल प्रोसेस है जिसके बेसिस पे हम हमारा टेस्ट प्रेफरेंस वगैरह डिसाइड होता है। ठीक है, कुछ लोगों को कुछ चीजें पसंद आती हैं जबकि कुछ लोगों को कुछ चीजें पसंद आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसा है। कुछ लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पसंद आती है, कुछ लोगों को ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा समझ में आती है। तो ये क्या है, उनकी साइकोलॉजी है। कुछ लोग किसी चीज में कंफर्टेबल है, कुछ लोग किसी में। तो ये क्या है, कस्टमर साइकोलॉजी। देखिए मैं लिखा है कस्टमर साइकोलॉजी मतलब मेंटल प्रोसेस जिससे किसी कस्टमर का बिलीव, चॉइस, बिहेवियर, एटीट्यूड बनता है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर साइकोलॉजी। तो यहाँ पे इसकी बात भी तो नहीं हो रही है। ठीक है, अगला चलिए पहले मैं फोर्थ आपको बताती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन, यानी यहाँ पर बात हो रही है कि आइडिया ऑफ ऑब्टेनिंग हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू या रिजल्ट विद इन गिवन कंस्ट्रेंट, यानी लिमिटेशन में रहते हुए कंस्ट्रेंट में हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू को अटेन करना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो यानी फोर्थ भी तो
तो क्वेश्चन में फोर्थ की भी तो बात नहीं हो रही है, तो यानी ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, यानी हमें समझ में आ गया दिस कुड बी द आंसर, ये हो सकता है। ठीक है, बट इसका मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। कस्टमर सोवर्जिनिटी, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी का क्या मतलब है? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कंज्यूमर सोवर्जिनिटी का मतलब है कि आइडिया दैट कंज्यूमर थ्रू देयर परचेजिंग चॉइस, यानी कंज्यूमर अपने परचेजिंग चॉइस के बेसिस पे ये डिटरमाइन करवाता है कि मार्केट में क्या अवेलेबल होगा। देखिए मार्केट में वही चीज अवेलेबल होती है, ठीक है, जिसकी कस्टमर डिमांड करता है। तो दिस इज कॉल्ड कस्टमर सोवेनिटी। प्रोडक्शन भी उन्हीं चीज का होता है जिसकी कस्टमर डिमांड करता है, मार्केट में वही चीजें मिलती हैं जिसकी कस्टमर डिमांड करता है, तो इसी को कहा जाता है कंज्यूमर सोवेनिटी। देखिए लिखा है कंज्यूमर सोवेनिटी, आइडिया है कि कंज्यूमर थ्रू देयर परचेजिंग पावर, कंज्यूमर अपने परचेजिंग पावर से ही अल्टीमेटली डिटरमाइन करता है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे एंड कौन से मार्केट में बिकेंगे। तो इसी को कहा जाता है कंज्यूमर सोवेनिटी, और क्वेश्चन में इसी की भी तो इसी की बात तो हो रही है। देखिए क्या है कि मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर इन्फ्लुएंस करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कैसे? अपनी डिमांड से। कंज्यूमर जिन चीजों की डिमांड करेगा वही मार्केट में बिकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स का है, ये आया हुआ है जनवरी 2017 में। तो क्वेश्चन क्या है कि इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ए बी सी डी ई 4 आइटम दिए गए हैं, आपको सही बताना है कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप बताना है। ठीक है, तो बता दो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपने अगर एमबीए भी किया होगा, बीबीए भी अगर किया होगा, तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जनरली फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ते ही हैं, और फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। स्कोप मतलब होता है कि एप्लीकेशन, ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, ये किन किन एरियाज में यूजफुल है, इससे क्या क्या इसका एप्लीकेशन है। दिस इज स्कोप, यही स्कोप होता है। तो उसमें आपने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा होगा स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे स्कोप की बात चल रही है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या है। तो डिमांड एनालिसिस तो है, डिमांड एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, डिमांड एनालिसिस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप है। इवन इस जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का अगर आप सिलेबस देखेंगे, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में उसका स्कोप ही उसका सिलेबस है। सिलेबस में आपने डिमांड एनालिसिस पढ़ा होगा, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस पढ़ा होगा, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो यही स्कोप ही है। ठीक है, तो ये जो डिमांड एनालिसिस है, दिस इज द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये भी स्कोप है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, ये भी स्कोप है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल एनालिसिस, ठीक है, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, बिजनेस के चारों तरफ जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, उसका एनालिसिस भी स्कोप है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। ठीक है, लेकिन ये जो फैक्टर प्राइसिंग डिसीजन है, ये जो फैक्टर प्राइसिंग डिसीजन है ना, दिस इज नॉट अ स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप नहीं है, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक के तहत नहीं आता है। ठीक है, अब ये है क्या, ये फैक्टर प्राइसिंग डिसीजन होता क्या है? देखिए फैक्टर मतलब होता है प्रोडक्शन के फैक्टर। कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो वो उसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ना। प्रोडक्शन हो रहा है तो लैंड, लेबर, कैपिटल लगेगा तब प्रोडक्शन होगा। तो वही है, उसकी कॉस्ट पता करना, उसकी प्राइसिंग करना। तो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। देखिए मैंने लिखा है फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ द इनपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बनाने में, ठीक है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बनाने में जो फैक्टर्स लग रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल लग रहा है, तो उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, एनालाइज करना, ये सब आता है फैक्टर प्राइसिंग डिसीजन में। एंड दिस इज नॉट अ स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये स्कोप नहीं है। तो डी स्कोप नहीं है। ठीक है, तो डी स्कोप नहीं है, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें होगा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ए स्कोप है, बी है, सी है, डी नहीं है और ई है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? और इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो एक बार ये है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इकोनॉमिक्स का है, जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बहुत आसान है, इसमें पूछा जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज मेजर्ड बाय। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो एक बात और है, इकोनॉमिक्स को मैंने बहुत डिटेल में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ाया है।
70 से 75 वीडियो लेक्चर्स में ये सिलेबस पूरा कवर किया है। तो आप मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है कि इसमें है क्या। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये होता क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यानी क्वांटिटी, ये देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला इसकी डिफिनीशन से ही बनता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रही हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डिमांड, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड बाय ओरिजिनल डिमांड बाय चेंज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस। तो दिस इज द फॉर्मूला। इस को यहां लिखेंगे ईपी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस, ये इसका फॉर्मूला होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस को चेंज करने से क्वांटिटी में कितना अंतर आया, जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कितना अंतर आया, इसी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। किसी गाड़ी की प्राइस को चेंज किया गया, इससे इस गाड़ी के क्वांटिटी डिमांडेड में कितना अंतर आया, इसी को कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट कार। बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला है? मैं आपको समझ में आ गया होगा, ये है फॉर्मूला। ईडी, ईडी लिखिए चाहे ईपी लिखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। डेल्टा मतलब क्या होता है? चेंज। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, एक बार इसे पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो टॉपिक है ना, से है अगला क्वेश्चन। और ये भी 2017 जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडो अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टू, यानी इंडो अमेरिकन जो मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जो इंडो अमेरिकन मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किस चीज की है? बिजनेस ग्रोथ की है, एम्प्लॉयज की है, कस्टमर की है, या शेयर होल्डर की है? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ठीक है, ये आपको बताना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो इंडो अमेरिकन मॉडल है उसके अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ठीक। मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अकॉर्डिंग ना जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो शेयर होल्डर की होती है, ठीक है। इंडो अमेरिकन मॉडल के भी अकॉर्डिंग और मैक्सिमम मॉडल के अकॉर्डिंग यही होता है कि शेयर होल्डर जो होते हैं ना, उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी कोशिश होती है कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़े, शेयर होल्डर वैल्यू, फर्म की शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीज हो, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंडो अमेरिकन मॉडल जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का है, ये किसको सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखता है? शेयर होल्डर्स राइट एंड प्रोटेक्शन, शेयर होल्डर्स के राइट प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, शेयर होल्डर का प्रोटेक्शन हो, एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू, शेयर होल्डर वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो, है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ना उससे है। स्पैन ऑफ कंट्रोल आपने टॉपिक पढ़ा होगा एक, उस टॉपिक से है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्राइकूनास फॉर्मूला ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट आपने एक टॉपिक पढ़ा था ना, स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक से है ये। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ना उससे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में जो ग्राइकुनास फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, अगर किसी सुपीरियर, इफ अ सुपीरियर हैज 3 सबऑर्डिनेट, अगर किसी सुपीरियर के 3 सबऑर्डिनेट हैं, देन व्हाट नंबर ऑफ क्रॉस रिलेशनशिप वुड बी, तो कितने नंबर ऑफ क्रॉस रिलेशनशिप होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट दिस ग्राइकुनास फॉर्मूला, जब इस ग्राइकुनास फॉर्मूले के बारे में आपको आइडिया होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए पहले इस फॉर्मूले के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए ये जो ग्राइकुनास फॉर्मूला है, दिस इज रिलेटेड विद स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितने ज्यादा किसी सुपीरियर के अंडर में जितने ज्यादा सब ऑर्डिनेट बढ़ेंगे, सुपीरियर के अंडर में जितने ज्यादा सब ऑर्डिनेट होंगे, उतना ज्यादा रिलेशनशिप होगा, उतने नंबर ऑफ रिलेशनशिप उतना ही ज्यादा होगा बिटवीन दिस सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में, उतना ही ज्यादा रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ये बात इस फॉर्मूले में कही गई थी, एंड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
रिलेशनशिप जो हो सकता है वो 3 टाइप का हो सकता है। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक क्रॉस रिलेशनशिप और एक ग्रुप रिलेशनशिप, ठीक है? डायरेक्ट रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? n। ठीक है? क्रॉस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्या है फॉर्मूला? n, n-1। ठीक है? ग्रुप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग क्या है? n 2n/2-1। ठीक है? यहाँ पे तो क्रॉस रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो यानी हमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज करना है, n-1। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। तो ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रॉस रिलेशनशिप आपको निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? n-1, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट कितने हैं? 3, यानी 3 यानी 3 × 2 यानी 6। तो यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। चलिए, ये ग्रेकोनास फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट? तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ। ठीक, अब हम अगले लेक्चर में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं एक लेक्चर में कम कम क्वेश्चन ही डिस्कस कर रही हूँ, ताकि एक बार में आप पे बहुत लोड ना आए। जितना जितना पढ़ाती जा रही हूँ, आप उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाइएगा, और लेक्चर यूजफुल लगा है तो प्लीज मुझे भी मोटिवेट करते रहा करिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए लेक्चर वीडियोस लाती रहूं। एंड मैं जल्द ही, ये अभी मैं मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, जल्द ही मैं कॉमर्स के स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कॉमर्स की आपको क्या एक्चुअल में जरूरत है, तो मैं जल्दी शुरू करूंगी। और ठीक, एंड लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।